रहे हैं डबल ए की तैयारी तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इतना इनफ नहीं होगा, हमारा डबल ए का पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल पेपर है। पर क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्या वो स्टेटमेंट प्रॉपर लग रहा है? अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम मस्ट वर्ड का यूज करेंगे, जैसे कि IAS 2। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कर रहे हैं डबल ए की तैयारी तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए कि हम कैसे लिखें अपने आंसर्स ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर हो। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए वी शुड स्टॉप राइटिंग लाइक ए स्टूडेंट एंड वी शुड स्टार्ट राइटिंग लाइक एन ऑडिटर। सबसे पहली बात बच्चों, अगर आप सब कुछ पढ़ भी लेते हो, समझ भी लेते हो, इतना इनफ नहीं होगा। हमारा डबल ए का पेपर जो है कॉन्सेप्चुअल पेपर है। 70 मार्क का सेक्शन बी पूछा जाता है, तो वहां पे हमें जो आंसर्स लिखने होंगे वो आंसर्स एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। नॉर्मल लैंग्वेज में लिखोगे तो आपको परफेक्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है बच्चों, जब आप अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग योर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, तो वो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखा जाए। सबसे पहले आप अपनी वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप क्या चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट लिखेंगे, और उसके बाद आप पर्पस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम ये लिखते हैं चेक गुड्स रिसीव नोट टू एंश्योर गुड्स आर एक्चुअली रिसीव्ड। अब यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहां पे मैंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, पर क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्या वो स्टेटमेंट प्रॉपर लग रहा है? चेक गुड्स रिसीव नोट्स टू एंश्योर गुड्स आर एक्चुअली रिसीव्ड, वर्ब है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब आप कौन सी चीज चेक कर रहे हो वो भी लिखा है मैंने। आप रीजन भी लिख रहे हो कि आप क्यों चेक कर रहे हो, टू एंश्योर गुड्स आर एक्चुअली रिसीव्ड। तो मैंने फॉर्मेट तो फॉलो किया, वर्ब प्लस डॉक्यूमेंट प्लस रीजन। बट यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड प्रोफेशनल नहीं लग रहा। जैसे हम ये लिख दें चेक द इनवॉइस, नहीं, लुक एट द बैंक स्टेटमेंट, नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट्स हमको अपने आंसर में यूज नहीं करने हैं। तो हमें करना क्या है मैम? बच्चों आपको आपका आंसर कैसे लिखना पड़ेगा? इस तरह से, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ परचेज इनवॉइसेस, रिकैलकुलेट, मतलब हम किस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे? वेरीफाई, रीपरफॉर्म, रिकैलकुलेट, इस तरह के वर्ड्स जो ऑडिट में हम यूज करते हैं, इस तरह के वर्ड्स आप यूज करेंगे। वर्ड्स लाइक चेक, सी, लुक, फाइंड, इस तरह से हम अपने आंसर को स्टार्ट नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लिख रहे हैं तो वी शुड वो यूज वर्ड्स लाइक वेरीफाई, वाउच, रीपरफॉर्म, रिकैलकुलेट, इस तरह के वर्ड्स से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे अगर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिख रहे हैं तो। Instead of saying check the invoice, you must write select a sample of purchase invoice and recalculate the calculations to ensure accuracy of the expenses। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फॉर्मेट भी फॉलो किया और वर्ड्स भी हमने प्रोफेशनल यूज किए। तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? वर्ब, वर्ब के बाद डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बाद रीजन, ठीक है, और वर्ब भी हमको प्रोफेशनल वाली यूज करनी है, नॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं करने। तो डू रिमेंबर दिस व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अब आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चंस इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड। इंटरनल कंट्रोल का अगर कोई क्वेश्चन है तो जनरली आपको कुछ सिचुएशन दी हुई होगी और उस क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में आंसर करोगे। क्या 3 पार्ट होंगे? कि इस इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी मतलब प्रॉब्लम कहाँ है, और उस प्रॉब्लम का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और उस कॉन्सिक्वेंस को ठीक कैसे किया जाए। मतलब 3 स्टेप आंसर इन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन। डू नॉट राइट योर आंसर इन रैम्बलिंग पैराग्राफ्स यूज नहीं करने हैं। पहले पैराग्राफ में हम डेफिशिएंसी लिखेंगे। डेफिशिएंसी हम क्वेश्चन से, अपनी केस स्टडी से उठा सकते हैं, वहां पे पूरी डेफिशिएंसी आपको मिल जाएगी अगर आप अच्छे से फाइंड आउट कर पाए तो। कॉलम 2 में हम उसका इम्प्लीकेशन मतलब कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे कि अगर ये डेफिशिएंसी है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा।
और कॉलम 3 में हम लिखेंगे रेकमेंडेशन। रेकमेंडेशन का मतलब होता है सोल्यूशन, कि इस डेफिशिएंसी को हम किस तरीके से ठीक करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डेफिशिएंसी मिल रही है, डेफिशिएंसी क्या मिल रही कि एक ही पर्सन है जो गुड्स को ऑर्डर करता है, जो गुड्स को रिसीव करता है और जो गुड्स का पेमेंट करता है, तो डेफिशिएंसी तो है। क्या डेफिशिएंसी? कि एक सिंगल पर्सन पूरे ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द डेफिशिएंसी। अब मैंने पूछा बच्चों इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, आपने आंसर में लिख दिया इट लीड्स टू फ्रॉड। मतलब ये जो आपकी बात है ये सही तो है, पर ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमें थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि देयर इज अ लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लैकिंग है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? ये पर्सन हो सकता है कि गुड्स पर्सनल बेनिफिट के लिए ऑर्डर करे। तो इस तरह की डेफिशिएंसी का इम्प्लीकेशन आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। डोंट जस्ट राइट इट लीड्स टू फ्रॉड। हम ऐसे लिखेंगे जैसे इन्वेंटरी कुड बी स्टोलन। अगर इन्वेंट्री के जो स्टॉक रखा है वहां पे कोई कैमरा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है या कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, तो क्या उसका इम्प्लीकेशन होगा? इट कुड बी स्टोलन, जिसके कारण मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है इन द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। मतलब फर्स्ट कॉलम में आप डेफिशिएंसी लिखेंगे, सेकंड कॉलम में आप उसका इम्प्लीकेशन लिखेंगे और थर्ड कॉलम में आप रिकमेंडेशन लिखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करें, हाउ वी शुड बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अगर बेड डेट्स का बैलेंस दिया हुआ है और बेड डेट्स जो है, बेड डेट्स रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं, पेमेंट्स नहीं आ रहा है, सॉरी नॉट बेड डेट्स, डेटर्स, डेटर्स रिकंसाइल नहीं हो रहे, पेमेंट नहीं आ रहा है, मतलब डेफिशिएंसी है वहां पे। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए रिकंसिलेशंस हो, रिव्यू हो, फॉलो अप हो, क्रेडिट कंट्रोल हो, इस तरह से आप रिकमेंडेशंस देंगे। अब आता है बच्चों डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड। अगर हम अपने आंसर में कहीं पे मस्ट लिख रहे हैं मतलब वो होना ही चाहिए, और शुड लिख रहे हैं मतलब वी आर जस्ट रेकमेंडिंग द थिंग्स। अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हम मस्ट वर्ड का यूज करेंगे, जैसे कि IAS 2। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेंटरी को रेगुलेट करता है, स्टॉक को रेगुलेट करता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे होना चाहिए। तो हमको अपने आंसर में क्या लिखना है? इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब यहाँ पे हम मस्ट लिखेंगे। मस्ट ये इंप्लाई करता है कि हाँ हमें उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पता है और यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे इसी तरीके से चीज होनी चाहिए। सो जब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरर को डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज यूज करनी है। डोंट से द क्लाइंट शुड एडजस्ट द इन्वेंट्री, आप ऐसा लिखोगे अंडर IAS 2 इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड at lower of cost and net realizable value, therefore a misstatement exists। मतलब हम must word को यूज कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से, कि हम सिर्फ ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि इन्वेंट्री मिस वैल्यूड हो सकती है। हमने पूरा लिखा कि अंडर IAS 2 इन्वेंट्री का वैल्यूएशन इसी तरीके से होना चाहिए, और नहीं होता है मतलब देयर इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मस्ट एंड रेफरेंस द स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जो आपके ISA नंबर है, IAS नंबर है, वो आप याद रखिए बच्चों और अपने आंसर्स में इंक्लूड कीजिए। दैट एनहांस द आंसर लाइक IAS 2, ISA 570, इट शोज द एग्जामिनर दैट आप गेस नहीं कर रहे हैं, आपको ISAs के बारे में पता है। तो पॉइंटर नोट कर लीजिए बच्चों, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लिखेंगे वर्ब डॉक्यूमेंट रीजन इस सीक्वेंस में, और वर्ब जो हम यूज करेंगे प्रोफेशनल यूज करेंगे। दूसरी चीज, जब हम इंटरनल कंट्रोल के क्वेश्चंस आंसर करेंगे तो डेफिशिएंसी और रिकमेंडेशन सिर्फ 2 कॉलम नहीं बनाने, 3 कॉलम हम बनाएंगे। पहला डेफिशिएंसी बताएगा, दूसरा उसका इम्प्लीकेशन बताएगा और तीसरा कॉलम उसका रिकमेंडेशन बताएगा। थर्ड, हमें मस्ट का यूज करना चाहिए जब हम स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, और हमें अपने आंसर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स इंक्लूड करने चाहिए टू एनहांस द लैंग्वेज ऑफ द आंसर। हमको एब्रप्ट आंसर नहीं करने हैं, हमको कोई तुक्के नहीं मारने हैं। आंसर जितना आप प्रोफेशनली लिखेंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। तो आई होप बच्चों आप ये टिप्स को याद रखेंगे। एंड बच्चों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से आप अपने आंसर लिखिए और बेस्ट स्कोर अचीव कीजिए। थैंक यू।